तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप 11 में स्कोर फिजिक्स में तो नहीं कर पाते। मैंने बोल दी, आपने सुन ली, हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनके सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स में भी है वो भी कंप्लीट हो जाने चाहिए, जहां पे आप डेरिवेशन को थोड़ा सा पढ़ते हो, समझते हो और उससे रिजल्ट आती है और वही क्वेश्चंस में पूछा जाता है। Hello everyone, hi and good afternoon to all. My name is Shubhajit everyone and I will be taking care of physics जैसे normally आप सबको पता है, ठीक है। This session is not for normally concept 1. ये जो सेशन है, ये जो वीडियो आपके पास जा रही है, ये इसके लिए है ताकि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। हेल्प किस सेंस में? क्योंकि देखो यार 3 महीने बाकी हैं, 3 महीने से भी कम, ठीक है। नॉर्मली आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं 12th के हो और 10th के, वो आपके फरवरी में डिसाइडेड हैं और वो मार्च तक चलेंगे। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर इन ग्रेड 9 एंड ग्रेड 11 स्पेसिफिकली, ये जो चलने वाली ये जो सेशन है ये 11 के लिए बोलने वाला हूँ मैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए, कि आपके पास सिर्फ 30 दिन है, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है ग्रेड 11 के लिए और आपको इन 30 दिनों में बहुत कुछ कंप्लीट करना है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस डायलेमा में रह गए कि यार सबसे पहली बात कि मैं जेई लूं, मैं नीट लूं। अब मान लो किसी ने डिसाइड किया भी थोड़ा लेट कि ठीक है मैं जेई ले लेता हूं या फिर मैं नीट ले लेता हूं, तो इतना ज्यादा लेट हो गया था कि बहुत सारे चैप्टर्स आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। ना ही वो अब जेई के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं, ना ही नीट के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने नॉर्मल स्कूल सीबीएसई ग्रेड 11 फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं। कुछ नहीं हो पा रहा उनसे, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स। अब ये 9 तो है नहीं जो सिंपल पढ़ के आप कर लोगे, ठीक है, बिकॉज दिस 11 इज डिफरेंट थिंग। आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप 11 में स्कोर फिजिक्स में तो नहीं कर पाते। फिजिक्स की क्यों बात करो, मैं किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज ये जो सेशन लेके आया हूं मैं, ये आपको ये बताने की कोशिश करेगी, इट इज जस्ट अ ट्राई। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना। जादू नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, एक वीडियो देख लिए और आपके पूरा 11 क्लियर हो गया, ये जादू नहीं है, ठीक है। ये 30 दिन में आप फिजिक्स क्लियर कर पाओगे, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे जो कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइम नहीं मिल पाया, कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे थे लेकिन एग्जाम तो पास करनी है, उनके लिए है, ठीक है। 30 दिन का प्लान है ये, ठीक है, लेकिन 30 दिन अगेन इट इज नॉट एन मैजिक, इट इज प्रॉपर हार्ड वर्क। करना तो पड़ेगा भैया, ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर आप करने के लिए तैयार हो तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो 95% जो मार्क्स हैं 30 दिन में फिजिक्स में ग्रेड 11 के लिए कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा एग्जाम है, एग्जाम को पहले समझते हैं। एग्जाम को कैसे ब्रेक करेंगे भैया, सिलेबस क्या है, what is the syllabus basically? So when we talk about the syllabus, there are 14 chapters everyone. Unit measurement, motion in straight line, motion in plane, laws of motion, work energy power, system particles and rotational, ठीक है, gravitation, mechanical properties of solid, fluid, thermal properties of matter, thermodynamics, kinetic theory of gases, ठीक है। उसके बाद फिर waves, oscillation, 14 चैप्टर है, 14, there are 14 chapters completely. इस 14 चैप्टर्स में, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब पूछे जाएंगे, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट एज यू ऑल पीपल नो कि इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस देयर आर फ्यू ऑफ द चैप्टर्स जो क्योंकि उतने वेटेज नहीं रखते, पूछे तो जाएंगे लेकिन उतने वेटेज नहीं रखते। तो क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, हमें ये नहीं करनी होगी इसमें, ठीक है, कि यार ये चैप्टर छोड़ देते हैं या फिर वो वाली चैप्टर छोड़ देते हैं, ये चैप्टर बड़ा है, ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको सब कुछ पूछा जाएगा। जब आपको सब कुछ पूछा जाएगा तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। आप क्या कर सकते हो वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गई सिलेबस, देयर आर 14 चैप्टर्स एंड ऑल दिस चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट if you people are preparing for the competitive examination, but this session is for the 11 का एग्जामिनेशन जो आपके स्कूल लेवल का है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर बात करते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि स्कूल लेवल की है तो बहुत सारी चीजें जो है वेटेज के हिसाब से डिसाइडेड है। देयर आर सर्टेन जो चैप्टर्स है वो हाई वेटेज होंगे, कुछ मिड वेटेज होंगे, कुछ लो वेटेज के होंगे, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन वेटेज के बारे पर बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि हम 11 के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, 11 के एग्जाम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, वेदर वी टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड द थर्मोडायनामिक्स, दीज आर दी वन ऑफ द चैप्टर्स जो कि हाईली वेटेज है।
क्यों वेटेज है हाईली, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने वर्क एनर्जी पावर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिलती है वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कहां नहीं यूज होती है? दिस पर्टिकुलर वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी यूज्ड इन द वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर में तो है ही। ये वर्क एनर्जी थ्योरम इट विल बी यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन टू, इसमें भी यूज होगी। इनफैक्ट ये वर्क एनर्जी पावर जो है, यही वर्क एनर्जी की पावर जो वैल्यूज है, दे विल बी आल्सो यूज्ड इन ग्रेड 12। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देन उसके बाद जब हम लोग मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में ही जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं, कितने सवाल बनते हैं। इसमें फ्रिक्शन भी एडेड है एवरीवन। मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम लिखा है, इसमें फ्रिक्शन भी एडेड है। फ्रिक्शन एक अलग सा कॉन्सेप्ट ही हो गया। अगर बुक्स के हिसाब से चले तो फ्रिक्शन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही हिस्सा है, लेकिन वो है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक अलग सा चैप्टर ही मान लेते हैं हम उसे। फ्रिक्शन जैसी इतनी बड़ी टॉपिक, और उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इट इज वेरी टफ, ठीक है। लॉट ऑफ कैलकुलेशन, लॉट ऑफ ट्रिकी थिंग्स, बहुत सारी चीजें दिख रही है। उसके बाद फिर आपको इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी वन। ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी एवरीवन। ग्रेविटेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल वेलोसिटी है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी है, वो सब तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जहां पोटेंशियल एनर्जी की बातें आती हैं आपकी ग्रेविटेशन की, नाउ इट बिकम्स वेरी टफ, ठीक है। फिर वो समझ में नहीं आना शुरू हो जाता कि क्या हो रहा है इसमें। Then we'll talk about the mechanical properties of fluid। बहुत न्यू सी चैप्टर है, हम लोग इसके कुछ कुछ चीजें तो पढ़ते हैं, लेकिन वो उतना नहीं अच्छे से पढ़ पाते। इसमें तो बहुत सारी चीजें, बर्नौलीज थ्योरम आ गई, ठीक है, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रही है। उसके बाद फिर हम लोग बायनेंसी के ऊपर लगाते हैं, सरफेस टेंशन आ गई, विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस ड्रैग होगी, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी मेड इन दिस बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड, इट इज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। अब थर्मोडायनामिक्स इज वेरी न्यू टू यू, है ना। गैस के ऊपर काम करेंगे अपन, PV इक्वल्स टू nRT। ये सारे चैप्टर्स इक्वल वेटेज के हैं एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। When we talk about the mid-weight chapters everyone, motion in straight line, ये इसलिए आपको mid-weight मैं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि इसकी मैक्सिमम चीजें हम लोग पढ़ चुके होते हैं ग्रेड 9 में ही। हमें पता है मोशन क्या होता है, हमें पता है रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। व्हेन इट्स कम्स टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हमें डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल व्यू जो है इस चैप्टर की वो बढ़ जाती है। सिमिलरली व्हेन वी गो विद द मोशन इन प्लेन, 9th में हम ये चीजें नहीं पढ़ पाते, वेक्टर्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं कर पाते। जब हम लोग 11 में आते हैं तो मोशन इन प्लेन करके ये सारी चैप्टर आते हैं जिसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। भैया पोजीशन वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, ट्रायंगल लॉ होता है, पॉलीगन लॉ होती है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, इतनी सारी चीजें होती है, क्रॉस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बात हो जाती है थोड़ी सी मैथमेटिकल एक्सपेक्ट, इसमें भी बढ़ जाता है आपका, जब आपको डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करने की बातें आती हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ रही है, तो इसमें क्या है कि चीजें आपको पता है एज अ थ्योरी, बट जो मैथमेटिकल पार्ट है वो नहीं हो जाती हमारे लिए, तो दैट इट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ पेन, ठीक है, कि नहीं कर पा रहा हूं मैं। मूविंग टू नेक्स्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैं मानता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत नया है, आप स्ट्रेस को पहली बार पढ़ रहे हो, यंग्स मॉडुलस को पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेन पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये बहुत सिंपल सा पेपर है, इसके बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनकी जो फिक्स चीजें हैं, बस उनको पढ़नी है तो आप ये कर लोगे। इसमें ज्यादा वेरिएशंस ऑफ चीजेस नहीं हो सकती बिकॉज द थिंग्स आर वेरी मच फिक्स्ड। इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन जो हो सकता है वो इसलिए हो सकता है क्योंकि चीजें, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, क्वेश्चन का वेरिएशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे वो। तो अगर आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करके निकल जाओगे, ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी टॉक अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स कर ली तो ये तो कुछ भी नहीं, दोनों चैप्टर थोड़े अलग अलग है, 110% अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर वो कर लिया तो ये भी कर लोगे। Then we talk about the mechanical properties of the matter. Again, it is a very new thing, ठीक है, बहुत ज्यादा नई चीजें हैं, लेकिन ये इतना भी आपको दर्द नहीं देगा जितना ये सारे चैप्टर्स देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होती है और उसी फिक्स चीजों पे हम काम करते हैं। इसमें ज्यादा वेरिएशन आप नहीं डाल सकते, इनमें बहुत वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, लो वेटेज लेकिन इजी टू स्कोर, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, ऑसिलेशन एंड वेव्स।
ठीक है, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी टू स्कोर है, आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करते। अगर आप बहुत ईमानदारी से इन चैप्टर्स को कर लो, स्कोरिंग है, मार्क्स पूछे जाते हैं इनसे, ज्यादा मार्क्स के नहीं आते, लेकिन स्कोरिंग है और आप आराम से कर जाओगे। ठीक है भैया, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 30 दिन की ये स्ट्रैटेजी के ऊपर जो हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है, फिर से इट इज नॉट अ मैजिक। मैंने बोल दी, आपने सुन ली, हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, जो बोल रहा हूं उतना कर लोगे तो पक्का आ जाएंगे। ठीक, अगर वेटेज हम लोगों ने देख लिया तो एक रफ मार्क्स देख लेते हैं, क्योंकि देखो 11 क्लास की जो बात है, अलग स्कूल के अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, लेकिन इट इज ऑन द एवरेज ऐसा ही पूछा जाता है। जब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट, यू कैन फाइंड आउट इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एरर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और आपके प्लेन मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्यों नहीं आ सकते? स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, वी हैव सीन दिस थिंग, बुक्स में तो है आपके, और प्लेन में भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेन में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेन में आपका रिवर प्रॉब्लम बन सकता है, रिवर बोट प्रॉब्लम बन सकती है, अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम बन सकता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट दी कैलकुलेटिव जो प्रॉब्लम हो सकती है आपके वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस का, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एवरीवन, फ्रिक्शन इंक्लूडेड, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और न्यूटन्स लॉ के ऊपर तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इट इज अ बिग पेपर। ठीक है, और 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ी हुई है। इसमें तो लीनियर मोमेंटम भी है भाई, कंजर्व जो करते हैं हम लोग। ठीक है, देन वी हैव पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर की जहां तक बात करते हैं, एक चीज और, सर्कुलर मोशन भी है इसमें। सर्कुलर मोशन भी है इसमें, और सर्कुलर मोशन में आपकी वर्क एनर्जी पावर की जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो ही यूज होती है उस सर्कुलर मोशन में, जिसे हम लोग वर्टिकल मोशन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, कि जो सर्कुलर है वो वर्टिकल मोशन में हो रही है, तो उसके नाम से हम लोग बोलते हैं, लेकिन यूज तो यही होगी ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, इसी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे वहां पे भी। दिस इज द थिंग। ठीक, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, अनदर a very one of the big papers, very tough to understand, 10 marks। ग्रेविटेशन, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाएंगी। टू दी, अगर पोटेंशियल एनर्जी से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, उसमें आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी डाल देगा, स्केप वेलोसिटी डाल देगी, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें एक मिक्सअप करके आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन होगा यही। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, फ्लूइड एंड द मैटर एवरीवन। ठीक है, 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें मुझे जितना तो समझ में आता है कि फ्लूइड के थोड़े ज्यादा होते हैं, सॉलिड के फ्लूइड से कम होता है, और मैटर के उससे कम होता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, 6 मार्क्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 5 मार्क्स, ऑसिलेशन ऑन वेव मिला के आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दिस इज अप्रोक्सीमेट की बातें चल रही हैं। देयर आर पीपल जो ये क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि देखो ये बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, कि इसकी फिक्स होती है, ऐसे ही आएगी, वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस इट विल बी द थिंग। अब इसमें करना क्या है ये देखो, जब हम लोगों ने वेटेज की बात की थी, ठीक है, तो हाई वेटेज ऑफ चैप्टर ये है, हाई वेटेज ऑफ चैप्टर ये है, और लो मिड वेट एंड लो वेटेज। आप बोलोगे सर 30 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं ये पूरा? कोई नहीं पढ़ सकता 30 दिन में पूरा। और जब हम लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं, अब आप पढ़ नहीं सकते, अब आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते कि अब मैं बैठता हूं पूरी तरह से पढ़ूंगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ूंगा, उसके हर एक क्वेश्चन लगाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हर एक चैप्टर के अच्छे से पढ़ के फिर कर लूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा। अब व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, what you can do is everyone, we'll talk about the study material that you can follow for the next 30 days, या फिर जो भी दिन, जितने भी दिन बाकी है, ये 30 दिन की है, जिसमें आप अपना बेस्ट कर सकते हो when it comes to the physics 11। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, you first and foremost notes everyone, notes रिवाइज करने हैं, नोट्स जहां से भी पढ़े हो, जिनसे भी पढ़े हो, ठीक है, अगर नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज करने हैं आपको, उस पे फेथ करना पड़ेगा और नोट रिवाइज करनी पड़ेगी। दैट इज दी वन ऑफ द स्टडी मटेरियल पहली। अब आप बोलोगे सर नहीं कर पाए, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर नहीं है, डिसाइड ही नहीं कर पाए, पढ़े ही नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फाइन। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ के लिए, अभी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एनसीईआरटी। इसके अलावा तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। इनके सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स में भी है वो भी कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारी चीजें कंप्लीट कर लो, ठीक है, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बिना इसका नहीं हो पाएगा भाई अब तुम्हारे पास, ठीक है,
कोई और दूसरा तरीका नहीं है. देयर इज नो एनी अदर वे. दिस इज द ओनली वे. थर्ड, इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द एग्जाम्पलर टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि अब तुम्हें सवाल चाहिए. तुम अब थ्योरी पढ़ने के टाइम नहीं है तुम्हारे पास. थ्योरी पढ़ने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास समझने का टाइम नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है अभी. What you want is number of question where I can practice more and more so that कि इस चैप्टर का इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया यही फॉर्मूला है, यही सारी चीजें हैं, ये पूछा गया है तो ये पुट कर सकता हूं मैं और आंसर निकल आएगी. ठीक है, क्योंकि 11 में आपको फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन देंगे नहीं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज है, पुट कर. तो नहीं, वेरिएशन तो उसमें भी है, लेकिन जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास इतना दिमाग आ जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो मुझे इस तरह से अप्रोच करनी है. अब हैबिट लगानी पड़ेगी आपको 30 दिन की. यहां पे भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज नॉट अ मैजिक. इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ एनी क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बोर्ड लेवल के हैं, 11 लेवल के हैं, आप एग्जाम्पलर बोल सकते हो, डीपीपी, जो भी आप जो शब्द आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चंस के लिए वो कर सकते हो. ठीक है, नाउ अगर ये सारी चीजें आप कर लोगे, ये तो होगी ना एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, ये तो कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, नोट्स. अब बोलोगे सर ये तो सारी चीजें हमें पता है, फिर आप क्या कर रहे हो? वेरी गुड. ठीक है, नाउ वी पीपल एज वी आर हेल्पिंग यू विथ, किसके हेल्प कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू हेल्प यू विथ द रैपिड रिवीजन. एवरीवन, रैपिड रिवीजन, इस पे हम लोग हेल्प करने वाले हैं. वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद द रैपिड रिवीजन ओनली फॉर द ग्रेड 11, आपके स्कूल लेवल की एग्जामिनेशंस के लिए. ठीक है, हाँ ये बेसिक्स हैं, तो कोई बच्चा अगर कॉम्पिटिटिव के लिए करना भी चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये यूजफुल है. इनके क्वेश्चन उस लेवल के लिए नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होंगे लेकिन उस लेवल के लिए नहीं होंगे. ठीक है, बट इफ देयर बेसिक्स इज नॉट वेरी गुड दे कैन सी दिस वीडियोस टू. ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली आपके 11 के लिए तो है. रैपिड रिवीजन, वी आर ट्राइंग टू कम अप विद द रैपिड रिवीजन का सेशन, जिसमें हम पूरा 11 आपको पढ़ाएंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारी चीजें. Getting my point? So here what we are helping you out when it comes to grade 11 everyone. ठीक है, इन ये सारी 3 चीजें अगर आप लोग कर लोगे, बिलीव मी, अगर आप अपने से ये 3 चीजें कर सकते हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लेकिन ये एड ऑन है. लेकिन अगर आपके पास ये भी 3 चीजें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, सो दिस थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू गिव यू, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, अभी फिजिक्स में एससी वर्मा सर की बुक है, उसको करने का कोई मतलब नहीं बनता. तुम्हें अब बेसिक एनसीईआरटी की बुक करनी है. अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो वो उस रेफरेंस बुक का हेल्प लेना होगा. उसके अलावा कुछ और मत करना. तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम अब बैठोगे कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे. You have to do your hard work in this 30 days everyone. Very much important thing है ये. ठीक है, मैंने आपको सारी चैप्टर्स के बारे में बता दिया कि भैया कौन सा हार्ड है, कौन सा आपका हाई वेटेज है, मिड वेटेज है, लो वेटेज है. ठीक है, और कौन से चैप्टर को आप जल्दी अप्रोच कर सकते हो. ये 3 चैप्टर जल्दी अप्रोचेबल है, आप इसको तुरंत सीख जाओगे. ठीक है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो तुरंत इसके क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, दीज आर दी चैप्टर्स जो इसके बारे में आपको शुरू से पता है. ठीक है, इन दोनों के बारे में तो आपको शुरू से पता है. ठीक है, आप बस इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट चेंज हो गए, वो मैथ्स थोड़ी ठीक करनी है आपको. नेक्स्ट, बाकी जो चीजें, ये 3 चीजें आपको बची, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैटर, इनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता. इनमें फिक्स्ड होती हैं चीजें और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं. आपको कुछ वेरिएशंस ऑफ रिजल्ट पहले ही मिल जाएंगे और उसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं है. वो रिजल्ट भी अगर आप याद कर लोगे, उसके टाइप के सारे क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो बन जाएगा. थ्योरी पढ़ने मत जाना. ठीक है, आपको अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत है. और जहां तक बात है डेरिवेशंस की, एवरीवन, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेरिवेशंस व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द रोटेशनल वाला जो डेरिवेशन है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं, वो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मूविंग नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं आपका बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड डेरिवेशन. ज्यादा बड़ी नहीं होती, सिंपल सी होती है, लेकिन अच्छी डेरिवेशंस है. मूविंग टू द थर्मोडायनेमिक्स में भी 2-4 डेरिवेशंस है वेर यू कैन हेल्प यू आउट. ठीक है, जहां पे आप डेरिवेशन को थोड़ा सा पढ़ते हो, समझते हो और उससे रिजल्ट आती है और वही क्वेश्चंस में पूछा जाता है.
फाइन। रेस्ट आपको जितनी भी सारी चीजें देख रही हैं, जितनी भी सारी चीजें देख रही हैं, देयर आर फ्यू इन ऑसिलेशंस आल्सो, ठीक है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी चीजें देख रही हैं दैट इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड बुक चैप्टर्स, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स। मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, एचसी वर्मा तक मत जाना, नहीं हो पाएगा वो अभी। आप नेट आप जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और आप अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है फिजिक्स की तो वो उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस लग सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लगाओ। एंड वी, एज मैंने आपको बोला, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हियर फॉर टू गिव यू अ रैपिड रिवीजन ऑन द कंप्लीट ग्रेड 11। ये भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो एवरीवन, दीज आर दी ओनली थिंग, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, इट इज नॉट अ मैजिक। आपसे गलती हुई होगी, नहीं हुई होगी, आप कंफ्यूजन में रहे होंगे, ठीक है, जो भी रीजंस थी, अब उस रीजंस का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। सम ऑफ यू आर विलिंग टू गिव द एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, चाहे वो जेई का हो, नीट का हो, लेकिन गलतियां हो चुकी हैं तो अब आप उसको रेक्टिफाई तो नहीं कर पाओगे, अब उसको तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो व्हाट यू कैन डू, दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, गिव योर 100%, ट्राई टू गिव योर फुल 100%, पूरा पोटेंशियल शो करो। ये 30 दिन में अगर आपने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, क्वेश्चन बेस ही ओनली, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, अच्छा ऐसा होता है, अगर अच्छा होता है ये भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप 30 दिन में 30 डेज में कंप्लीट कर पाओगे, बिलीव मी योर 11 विल बी सफिशिएंट इनफ जब आप 12th की चीजों को पढ़ने के लिए शुरुआत करोगे। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और जहां तक बात है बोर्ड्स की, again if you can do this hard work for this examination of 11 in 30 days, 12 में तो आदत बढ़ जाएगी फिर आपकी, क्योंकि आप फिर समझ जाओगे ना कि हम अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ट्रैक मिल जाएगी, आपको एक ट्रैक मिल जाएगा, हमारा हेल्प मिल जाएगा कि हम हेल्प यहां से हेल्प ले सकते हैं और ये काम कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो दिस इज ऑल from this video everyone. You have to give your 100%. okay, all the best for your examination, and जो भी हमारे तरफ से हो पाएगा we will be definitely trying to give you out, ठीक है। all the best, keep hammering in the form of hard work everyone, and we will be definitely meeting in the sessions, ठीक है। so all the best, see you all, thank you.